you. Welcome to Robinhood's competitive classes once again. Today we are going to take another very important topic from JKSSB Panchayat Account Assistant Syllabus, that is motion. I would request you to watch the video till the very end because this video is going to be very informative, precise, to the point, and will cover almost all the aspects related to the topic. So let's begin. Before understanding what is motion, we should know what is rest. So, what is rest? A body is said to be in a state of rest when its position does not change with respect to a reference point. एक बॉडी को हम रेस्ट पे कब कहेंगे? जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है विद रेफरेंस टू रेस्पेक्ट टू एक सर्टन रेफरेंस पॉइंट, तो उसी को हम बोलेंगे रेस्ट पे है, तो वो एक जगह से नहीं हिल रही है। तो एक रेफरेंस पॉइंट है, उस जगह से बिल्कुल नहीं हिल रही है, तो इसको बोले हम एक बॉडी रेस्ट पे है। मोशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है। अब नाउ मोशन क्या हुआ? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। बॉडी तब मोशन में होगी, फॉर एग्जांपल ये एक शॉप है, तो ये एक स्कूटर है। तो अगर ये स्कूटर यहीं का यहीं खड़ा है, हिला नहीं वहाँ से, तो ये बॉडी एट रेस्ट है। अगर ये स्कूटर यहाँ से लेके अब यहाँ पहुँच जाए, तो ये विद रेफरेंस पॉइंट से चेंज हुई पोजीशन, तो बॉडी को हम कहेंगे बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। तो मोशन कितने टाइप के हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे? लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। हम ज़्यादा फोकस करेंगे लीनियर मोशन पे, सर्कुलर मोशन पे भी करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन पे भी करेंगे, बट मेन पॉइंट्स और मेन जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है वो लीनियर मोशन से ही आता है, बिकॉज इट कवर्स द मेजर पोर्शन। सो लेट्स बिगिन। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले कॉन्सेप्ट है फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं विच आर रिलेटेड टू मोशन, यू शुड बी वेरी क्लियर विद दीज कंसेप्ट्स। तो पहला है फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? इट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ? एक ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की जो हम नाप सकें, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इट हैज़ टू टाइप्स। इसकी दो टाइप्स हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में क्या हुआ? इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। नॉट पे ज़रा फोकस रखें। स्केलर क्वांटिटी क्या हुआ? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो मगर उसकी डायरेक्शन नहीं हो। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल योर पेरेंट्स सेंड यू टू बाय ऑनियंस फ्रॉम द मार्केट। आप गए बाज़ार और आपने प्याज लाने खरीद के, तो आपने प्याज खरीदे 5 kg। जो ये 5 है, ये है आपका मैग्नीट्यूड, तो केजी यूनिट है। तो ये जो 5 है यू कैन मेज़र इट, तो ये है आपका मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हुई? स्केलर क्वांटिटी हुई इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। और इसके एग्जांपल हैं स्पीड एंड डिस्टेंस। ध्यान में रखें, स्पीड और डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, इनका मैग्नीट्यूड है मगर इनकी डायरेक्शन नहीं है। अब मूविंग ऑन टू द वेक्टर क्वांटिटी क्या हुआ? इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी इसकी वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। जैसे कि एग्जांपल है इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट और फोर्स। तो इस यूनिट में हम ये सारे वन बाय वन सारे क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में फ़र्क पता लग गया होगा। स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, और इसकी एग्जांपल स्पीड डिस्टेंस है। और वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। एग्जांपल्स मैंने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट दे दी। मूविंग ऑन, फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ मोशन, जिसमें ये लिस्ट मैंने बनाई है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब हैं। मूविंग ऑन, ये सब हम पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या हुआ?
आप मोशन से डील कर रहे हो इस चैप्टर में, तो आपको डिस्टेंस पता ही होना चाहिए क्या है। डिस्टेंस क्या हुआ? द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। सिंपल, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी अभी मैंने बताया आपको, स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी ज़ीरो। जो डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये ज़ीरो कभी नहीं होगा। इट्स ऐसा यूनिट इज़ मीटर। ओके, जैसे ये यहाँ पे मैंने ग्राफिकली शो भी किया है। तो क्या हुआ? डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मूविंग ऑन, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्टेंस तो आपको पता लग गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे, और ये क्या है? इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आपको किसी ना किसी डायरेक्शन में आप मूव किए हो, तो इसका क्या है? इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन जो थी किसी ऑब्जेक्ट की और फाइनल पोजीशन, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मूविंग ऑन, आप डिफरेंस देख लें, आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हुआ, इट इज़ एन एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर। और स्केलर क्वांटिटी होता क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होता क्या? मूविंग ऑन, इट ऑलवेज इज पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कांट बी जीरो। ओके, मूविंग ऑन, एक और कंसेप्ट है जो मोशन से रिलेटेड है, स्पीड। स्पीड क्या हुआ? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं स्पीड। तो इस स्पीड का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगर स्पीड किसी की निकालनी हो, अगर आपको स्पीड दी गई है, डिस्टेंस दिया गया है, तो टाइम निकालने को बोलेंगे, तो यू कैन कैलकुलेट। अगर टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है, स्पीड आप निकाल सकते हो। मतलब अगर तीनों में से, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में से अगर दो वैल्यूज़ दी गई हैं, थर्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्पीड क्या हुआ? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। जैसे इसको आप आराम से स्पीड किसी, जैसे एक गाड़ी अगर 10 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो आप उसकी स्पीड आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा, अपॉन टाइम आप लगा दोगे 1 आवर, तो स्पीड इसकी निकल आएगी। तो ये जैसे स्पीड भी जो है स्केलर क्वांटिटी है, और इट हैज़ पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव की, और इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वैसे ही वेलोसिटी अब क्या हुई? नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है। वेलोसिटी क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। अब ये इसकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है। क्या हुआ? वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी की या फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसे मैंने कहा, इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है। तो वेलोसिटी भी पता लग गई आपको, स्पीड भी पता लग गया आपको। तो मूविंग ऑन, ओके, अभी कुछ फार्मूले हैं। अगेन आप एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान में रखें। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये है फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी निकालने का। मूविंग ऑन, यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट, पॉज द वीडियो, यू टेक द स्क्रीनशॉट, बिकॉज I'm covering here the major related topic to the point topic which will be asked in the examination. Moving on, टाइप्स ऑफ मोशन क्या हुआ? मोशन ही हम पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेंट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी जो है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो मेंटेन करते जाए, तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए, जैसे ये 10 मिनट में ये ट्रक 100 किलोमीटर चल रहा है, फिर अगले 10 मिनट में 100 और चलेगा, अगले एक घंटे, 1 घंटे में ये 1 आवर है, सॉरी। तो अगर मतलब एक एक घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर रहा है और ये कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में हम कहेंगे इसको।
तो यूनिफॉर्म आपको मोशन पता लग गया, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। मूविंग ऑन, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, इसका अपोजिट, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, ये जैसे 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा समझ लो, 1 घंटे में 70 किलोमीटर चली, उसके अगले अगले घंटे में ये चली 200 किलोमीटर, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मूविंग ऑन, अब कुछ सिंबल्स हैं, इनको ध्यान में रखें। डिस्टेंस को हम ऐसे सिंबल लगाते हैं एस स्मॉल एस, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस ध्यान में रखें, और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी को यू में एक ध्यान में रखें, इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को वी से स्मॉल वी से स्पीड, और इस टाइम को टी से। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे फिर करेंगे, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो v इज इक्वल टू v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एस हमारा डिस्टेंस है और t हमारा टाइम है। तो ये कुछ सिंबल्स थे, ये आपके सामने मैंने रखे। अब एक्सेलरेशन क्या हुआ, अभी तक हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ लिए, जैसे हमारा डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेलोसिटी आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए स्मॉल ए इज इक्वल टू वी माइनस वी यू, वी आया इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। जैसे इनिशियल वेलोसिटी आ गया वी यू एंड फाइनल वेलोसिटी वी और टाइम, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन के बारे में। मूविंग ऑन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव, जैसे मैंने कहा एक्सेलरेशन है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, पर तो ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज लोअर देन द फाइनल वेलोसिटी, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज लोअर देन द फाइनल वेलोसिटी, तब नेचुरली जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। जैसे ये फॉर्मूला है यहाँ पे ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो अगर हमारा फाइनल वेलोसिटी 50 ए है, जैसे फाइनल वेलोसिटी अगर हमारा 50 है v, और हमारा इनिशियल वेलोसिटी हमारा इनिशियल वेलोसिटी 20 है, तो अगर हमारा टाइम 5 मिनट्स है, तो अगर ये पॉजिटिव में आएगा, इसको सॉल्व करके तो यहाँ पे 6 मीटर आ रहा है 6। तो और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या हुआ, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज हायर देन द फाइनल वेलोसिटी। अगेन यहाँ पे रखा है, अगर हम जो इनिशियल वेलोसिटी को हमने इनिशियल वेलोसिटी को कम रखा हुआ है और फाइनल वेलोसिटी को व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज़ हायर एंड देन द फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव में आ रहा है, तो -10 आ रहा है यहाँ पे, तो ये नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ गया। तो ये एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मूविंग ऑन, अब जैसे मैंने पहले ही कहा था, जो मोशन है वो लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हमने पढ़ लिया। अब जो मोशन है लीनियर के साथ फिर आता है सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन हम पढ़ते हैं। ऑसिलेटरी मोशन क्या हुआ, ऑसिलेटरी मोशन इज डिफाइंड एज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। टू एंड फ्रो मोशन, जैसे ये the ideal condition is that the object can be oscillatory motion forever in the absence of friction, but in the real world that is not possible and the object has to settle into equilibrium. तो ऑसिलेटरी मोशन क्या हुआ, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। टू एंड फ्रो मोशन, जैसे कि इसको आप रख लो, ये घड़ी का पेंडुलम समझ लो, वो ऐसे ही पेंडुलम, इट कीप्स ऑन मूविंग, इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग। तो ये उसकी एग्जांपल है यहाँ पे।
और आइडियल कंडीशन में क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन जो है हमेशा रहना चाहिए, मगर क्या होता है कि रेजिस्टेंस है जो कि, और रेजिस्टेंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर रेजिस्टेंस या फिर ग्रेविटी, तो वो उसको इक्विलिब्रियम में मतलब बैलेंस में लाने की कोशिश करता रहता है। तो ऑसिलेटरी मोशन आपको समझ आ गया, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन। टू To describe mechanical oscillation, the term vibration is used when which is found in swinging pendulum. मैंने अभी pendulum की example दी. Likewise, the beating of human heart is example of oscillation in dynamic system. ह्यूमन हार्ट को भी हम ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं, बट इन डायनामिक सिस्टम। और स्विंगिंग पेंडुलम तो है ही। तो कुछ और एग्जांपल हैं ऑसिलेटरी मोशन की। ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो अभी मैंने कहा। Vibrating strings of musical instrument is a mechanical example of oscillatory motion. Movement of spring, ये भी। Alternating current is an electrical example of oscillatory motion. Series of oscillators are seen is cosmological model. तो ये आपको ये ऑसिलेटरी मोशन का पता लगा। ऑसिलेटरी मोशन सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन इज डिफाइंड एज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो एग्जांपल यहाँ पे काफ़ी सारी मैंने आपको दे दी। पेंडुलम इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल विच माइट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो मूविंग ऑन, ये मैंने डायग्रामेटिकली भी शो किया हुआ है ऑसिलेटरी मोशन को। यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, और पेंडुलम में हेयर इट मूव्स लाइक दिस, it keeps on moving like this. Moving on, एक और पॉइंट है जो हम अभी पढ़ेंगे। अभी हमने ऑसिलेटरी मोशन पढ़ लिया, लीनियर मोशन पढ़ लिया, अब सर्कुलर मोशन के बारे में हमने पढ़ना है। सर्कुलर मोशन होता क्या है? सर्कुलर मोशन इज ए मोशन ऑफ द बॉडी फॉलोइंग ए सर्कुलर पाथ। ऐसा मोशन बॉडी का जो सर्कुलर पाथ फॉलो करती है उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। मैं आपका ध्यान यहाँ लाना चाहूँगा, ये पूरे वर्ल्ड में गवर्न होता है। ऑल द प्लैनेट्स, सन, सोलर गैलेक्सीज, ऑल आर फॉलोइंग दिस सर्कुलर मोशन। तो ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो आगे आपको पता लगेगा। सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ द बॉडी फॉलोइंग ए सर्कुलर पाथ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज a specific type of circular motion in which motion of the body following circular path is at constant speed. The body has fixed central point and remains equidistant from it at a given position. When an object goes round a circle, the description of its motion becomes interesting in many ways. To better understand the circular motion, let us look at an example. आप एक एग्जाम्पल देखें। Suppose you have a ball attached to a string. आपने एक बॉल लिया हुआ है और ये एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे लेट इट बी, और आप क्या कर रहे हैं? सपोज यू हैव ए बॉल अटैच टू ए स्ट्रिंग एंड यू मूव इट कॉन्स्टेंटली इन सर्कुलर मोशन। और आपने स्ट्रिंग हुआ एक धागा, तो उसको आप सर्कुलर मोशन में आप कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं? इसको घुमा रहे हो। देन वी ऑब्जर्व टू थिंग्स, हम दो चीज़ें देखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द स्पीड ऑफ द बॉल इज कॉन्स्टेंट, इट ट्रेसेस अ सर्कल विद फिक्स्ड सेंटर। होता है ये आप सेंटर में हो, ये तो ये जो बॉल है वो सर्कुलर मोशन में घूमती है। एट एवरी पॉइंट its motion the ball changes its direction. एट एवरी पॉइंट इसकी डायरेक्शन चेंज ही हो रही है, ये तो फैक्ट है। therefore we can say that in order to stay on circular path the ball has to change its direction continuously. अगर उसको सर्कुलर पाथ में रहना है बॉल को, तो इसको कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, और ये करती भी है। फ्रॉम द सेकेंड पॉइंट, ये हो गया पहला पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट, एन इम्पॉर्टेंट result follows. Newton's first law of motion tells us that there can be no acceleration without a net force. So there must be a force associated with a circular motion. In other words, for the circular motion to take place, a net force has to act upon the object. Thus, the change in the direction is a result of centripetal force. यही कंसेप्ट मैं लाने की कोशिश कर रहा था। तो जो सर्कुलर मोशन, जो हमने 3 टाइप के मोशंस पढ़े अभी तक, जिसमें हमारा लीनियर आ गया, ऑसिलेटरी आ गया, सर्कुलर मोशन। तो जो सर्कुलर मोशन में जो एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स का, विच विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ।
इट पॉइंट्स टूवर्ड्स द सेंटर अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुआ? एग्जाम्पल देखिए, एज लॉन्ग एज द बॉल इज अटैच टू द स्ट्रिंग it will continue to follow a circular path. The moment the string breaks or you let go the string, the centripetal force stops acting and the ball flies away. अब आगे डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुआ। तो डेफिनेशन क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, इट इज़ पॉइंटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंट्रीपिटल फोर्स से काफ़ी प्रोसेस चलते हैं जो आगे आपको पता लगेंगे। ये यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो किए, ये एक स्ट्रिंग है और ये घूम रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है। आगे मोर क्लियर डायग्राम्स आगे आपको दिखेंगी। देखें आप, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुई? एक ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ चीज़ों को धकेले। जैसे मैंने कहा, एक बॉल अटैच्ड है स्ट्रिंग के साथ और आप सेंटर में उसको घुमा रहे हो, तो एक फोर्स है जो बॉल को सेंटर की तरफ खींच के रखती है, उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप वो फोर्स छोड़ दें, बॉल सीधा आगे की तरफ निकल जाएगी। जैसे कि इसको, आप इस कार को बॉल समझ लें और आप ये सेंटर में हैं और आप इसको घुमा रहे हैं, तो एक फोर्स है जो कंटिन्यूसली इसको सेंटर में की तरफ दबा खींच रही है। तो एक फोर्स, अगर आप इसको छोड़ोगे, ये जिस जगह छोड़ोगे और ये सीधा बाहर निकल जाएगी। तो एक फोर्स अंदर लग रही है और एक फोर्स बाहर के लिए लग रही है। जो बाहर के लिए फोर्स लग रही है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो एक फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन में कहाँ कहाँ है, मतलब इसकी एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे मैंने अभी जोड़ा, जैसे कि जो मून है, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट, लेट इट बी अर्थ, ये अर्थ है, तो ये मून है यहाँ पे। तो ये मून जो है ये अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ, रादर एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता रहता है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ही यहाँ पे टिका हुआ है। अगर अर्थ और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसको अर्थ की तरफ खींचती रहती है, यहाँ ग्रेविटी काम करती है। तो कौन सी फोर्स है? वो ग्रेविटी। अगर यहाँ पे अचानक ही हमारी अर्थ की ग्रेविटी ख़त्म हो जाए और ये मून जो है ये शूट बाहर की तरफ चला जाएगा, जहाँ सीधा बाहर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली बाहर की तरफ, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ये कंटिन्यूसली बाहर की तरफ जा रहा है। तो वो बाहर की तरफ जो फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो अंदर की तरफ खींच रही है इसको, या आगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अंदर की तरफ भी फोर्स लग रही है, बाहर की तरफ भी फोर्स लग रही है। एज अ रिजल्ट जो मून है ये सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। तो ये वहीं पे वैसे ही फॉलो करते हैं ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, और द गैलेक्सी घूम रही हैं। तो ये ऑल बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है कि आपने देखा होगा, जब भी गाड़ी शार्प टर्न लेती है और अगर आपने कोई कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी मग अगर आपने डैशबोर्ड पे रखा होगा, तो आप शार्प टर्न लेते हैं तो ये अपने टर्न के अपोजिट डायरेक्शन में वो कॉफ़ी मग या फिर वो कोई भी चीज़ रखी होगी वो मूव कर देती है। ये इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आई होप आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन, अब इम्पॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जल्दी से हम कर लेते हैं। तो न्यूटन ने क्या किया था? सर आइजैक न्यूटन ने वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिस्ट हु गेव 3 लॉज ऑफ विच प्रूव टू बी फंडामेंटल लॉज ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ ए बॉडी। दीज आर जनरली नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। तो इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं, बहुत ही ईजी लॉज हैं। फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, ध्यान रखें, ए बॉडी इज एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस ए नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। मतलब कि एक बॉडी है, जैसे बॉल यहाँ पे दिया है, अगर वो इट विल कंटिन्यू टू स्टे इन रेस्ट और इन मोशन अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। मतलब एक बॉडी है, अगर ये चल रही है, अगर ये मूव कर रही है तो ये मूव ही करती रहेगी, कभी रुक नहीं सकती जब तक ना इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगे। एक बॉडी है अगर रुकी हुई है तो ये रुकी ही रहेगी अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो यही कॉन्सेप्ट जो है
बहुत सारे, जैसे आजकल क्या हो रहा है कि हम मार्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मार्स तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पे यही न्यूटन फर्स्ट लॉ काम करता है। जैसे कि हमें क्या करना है, जैसे लेट इट बी प्लैनेट अर्थ, यहाँ से हमने रॉकेट भेजा और ये पहुँच गया स्पेस में, तो अर्थ से बाहर निकल गया। अब उसको इनिशियल वेलोसिटी देते हैं हम स्पेसशिप को ये मार्स की तरफ जाने के लिए, और यहाँ इंजन उसके ऑफ कर देते हैं। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कॉपी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है, और वो बिना किसी इंजन ऑफ के, तो वो क्योंकि वहाँ पे कोई इसको रेजिस्टेंस नहीं है, ना कोई एयर है ना कुछ वैक्यूम है, तो वो कंटिन्यूसली मूव करता है और मार्स तक पहुंच जाता है विदाउट कंज्यूमिंग एनी फ्यूल। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन है ये। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है ए बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू स्टे एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट्स अपॉन इट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल थी ये मतलब मार्स स्पेसशिप की, कैसे जाता है वहाँ पे बिना तेल खर्च किए हुए, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अर्थ पे क्यों नहीं, अगर अर्थ पे हम फुटबॉल को किक करते हैं वो थोड़ी देर के बाद आगे जाके रुक जाता है, क्यों? बिकॉज लॉट्स ऑफ फोर्सेस एक्ट अपॉन इट, जैसे ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट करेगी, ज़मीन खींचती रुक जाती है, एयर रेजिस्टेंस है, या फिर जो ग्राउंड में जा यहाँ पे किक किया वहाँ पे नहीं, रफ सरफेस है, तो वो बॉल खुद ब खुद रुक जाती है। बट इन स्पेस वहाँ कुछ नहीं है, वैक्यूम है, कुछ नहीं है, और बॉल इट विल कंटिन्यू टू स्टे इन मोशन अनटिल खुद उसको ना रोका जाए या कहीं किसी एस्ट्रॉइड कॉमेट के साथ टकरा ना जाए। ओके, आई होप फर्स्ट लॉ आपको समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? द फर्स्ट लॉ हैज़ ऑलरेडी गिवन द क्वालिटेटिव definition of force. Now we are interested in finding out its magnitude. According to Newton's second law, simple. Second law of motion, the net force experienced by a body is directly proportional to the rate of change of momentum of the body. मतलब the net force experienced by a body is directly proportional to the rate of change of momentum of the body. It can be written mathematically. If m is the mass of an object, a is the acceleration due to the force F acting upon it, then according to the law, A is equal to F upon m. Rearranging the terms in equation, we get F is equal to m into A. F is the force, m is the mass of the object, A is the acceleration. ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, Newton was able to calculate the acceleration of a body in the downward direction as a result of Earth's gravitational force is approximately 9-9.8 meter m upon s square. The value remains constant for all objects on the surface of the Earth. It is represented by g. Hence, the gravitational force Fg acting on the object having mass m is given by Fg is equal to Fg small g is equal to m into g. तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है सिंपल, आप ये रखें ग्रेविटेशनल फोर्स का ये याद रखें -9.8, और ये यहाँ पे एफ जी इजकल टू एम इंटू जी, और यहाँ पे एफ इजकल टू एम इंटू ए, ये याद रखें यहाँ पे। तो अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, मूविंग ऑन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगेन हम इनको करेंगे क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जो हमेशा ज़्यादातर यही पूछा जाता है, फर्स्ट और थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये डायग्रामेटिकली मैंने शो करने की कोशिश की है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्सेज आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स। फॉर इंस्टेंस, when you sit on a chair, जब आप चेयर पे बैठते हैं, your body exerts a force downwards and the chair needs to exert an equal force upward and or else the chair will collapse. तो ये काफ़ी फेमस कोट भी है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब थोड़ा सा हम देखें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। From Newton's first law, we came to know these concepts: inertia of matter about force,
इनर्शिया क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया आपको समझना है, ये सब मोशन से रिलेटेड है. एज वी कैन सी फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट फार्मूला, द नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैटिक ऑब्जेक्ट इज टू रिमेन स्टॉप, और नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज टू मेंटेन इट्स स्पीड. मतलब एक अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, या तो स्पीड है तो स्पीड में रहेगी, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है. इन बोथ केसेस द ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स In both cases, the object is capable of changing its state from its own. The inability, मतलब in both cases the object is not capable of changing its speed, या not आना था, sorry, not capable of changing its state from its own. The inability of matter is called inertia. इसी को बोलते हैं inertia. मतलब इनएबिलिटी है मैटर की खुद ही चेंज करने को, इसी को बोलते हैं इनर्शिया. बिकॉज ऑफ दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आ सकता है. दिस इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास. द ग्रेटर द मास ऑफ मैटर, द ग्रेटर इज द इनर्शिया. मूविंग ऑन, आगे इनर्शिया और क्लियर होगा. व्हाट इज इनर्शिया? ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर बाय विच इट कंटिन्यूज टू इट in its existing state or rest or uniform motion is in a straight line unless the state is changed by an external force. इसी को बोलते हैं inertia. Inertia, there are two types of inertia: inertia at rest or inertia of motion. What is inertia at rest? Due to which property the rest object which wants to continue at the state of rest. Example, when a bus starts suddenly, the passengers get a little movement in the backward direction. जैसे कि अगर आप बस में बैठे हो और अगर उसने अचानक ही एक्सेलरेट कर दी रुकी हुई बस, तो आपको बैकवर्ड पीछे के लिए धक्का लगता है. ये किस लिए? बिकॉज ऑफ इनर्शिया. क्योंकि आप रेस्टिंग स्टेट में हो और आपकी बॉडी रेस्टिंग स्टेट में ही रहना चाहती है, मगर अचानक जब उसकी हम चेंज करेंगे तो आपको बैकवर्ड मोशन लगता है. ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया होता है. और इनर्शिया एंड मोशन, ये इनर्शिया एट रेस्ट था. अब इनर्शिया ऑफ मोशन देखें. A moving object want to continue in uniform motion. Example, when a moving bus suddenly stop, the passengers are lean forward. जैसे कि अगेन बस की एग्जांपल है. बस बहुत सारी स्पीड में चल रही है और अचानक अगर वो रुक जाए, ब्रेक लग जाए, तो आपको फॉरवर्ड जोर से धक्का लगता है. तो ये इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. तो इनर्शिया आई गेस आपको समझ आ गया होगा. तो ये इनर्शिया की एग्जांपल्स भी थी. आई होप आपको समझ आ गई होंगी. लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का. ये भी इजी है और इंटरेस्टिंग है. देखें लास्ट पर, व्हेन यू थ्रो ए बॉल इन एयर, जब आप बॉल हवा में फेंकते हैं, राइट फ्रॉम द मोमेंट इट लीव्स योर हैंड, जब राइट फ्रॉम द मोमेंट इट लीव्स योर हैंड टिल द मोमेंट इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड और गेट्स कॉट, इट्स मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन समझ आया? अगर जब भी आप बॉल फेंकते हैं हवा में, जो ही आपके हाथ से वो गई और या तो वो कहीं ग्राउंड पे गिरी या किसी ने कैच की, जो वो पाथ फॉलो करे पूरा हवा में कैसे गई, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. अगर आप स्केच करें, इफ़ यू स्केच द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल्स फ्लाइट, अगर आप वो रास्ता फॉलो करें कैसे कैसे कहाँ कहाँ से बॉल गई, विद डॉटेड लाइंस ऑन ए पीस ऑफ पेपर, यू विल गेट ए कर्व्ड स्पेस. आपको एक कर्व्ड शेप नज़र आएगी. This is the characteristic path followed by object in projectile motion. So why does the ball follow this curvilinear path? Newton was able to explain in terms of gravity. जैसे he argued that the reason why different objects including the apple, ये याद रखें, fall down onwards towards the earth rather than fly off the space is because of earth imparts a kind of attractive force that pulls them down towards it. न्यूटन ने कहा क्यों यह बॉल, जब जैसे बॉल या फिर एप्पल जो ट्री से गिरा, ज़मीन पे गिरा, क्यों गिरा? बिकॉज ऑफ सर्टन फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ. न्यूटन नेम्ड दिस ग्रेविटी. न्यूटन ने इस फोर्स को क्या नाम दिया? ग्रेविटी. ही ऑल्सो डिवेलप्ड ए लॉ नोन एज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, विच हेल्प्स अस अराइव एन इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. जो न्यूटन सेकेंड लॉ है वो क्या है? वो यही है कि वो कैलकुलेट करता है कि कितनी फोर्स से कोई चीज़ नीचे आ रही है. मतलब ग्रेविटी की फोर्स भी कैलकुलेट की, जो हमने पीछे डिस्कस भी की. अब प्रोजेक्टाइल मोशन और एग्जांपल से आपको समझ आएगा. देखें ये कैनन है, तोफ. तो कैनन जब चली, ये बॉल ऐसे फॉलो किया इसने और ये यहाँ तक गई. तो ये एक
आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसा पाथ फॉलो कर रहा है। यहाँ पे द ट्रेजेक्ट्री ऑफ कैनन बॉल शॉट फ्रॉम द कैनन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये ऐसे एक कर्विलिनरी पाथ बनाता है, तो ये इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इट कैन बी आस्क्ड। तो ऑलमोस्ट हमने तकरीबन सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे कवर किए। जैसे मैंने पहले ही कहा, मोशन क्या हुआ, जब मोशन बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजिशन विद रेफरेंस पॉइंट। तो मोशन 3 टाइप का मैंने बोला। लीनियर मोशन, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट आए हमारे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आ गया, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आ गया। उसके बाद हमने सर्कुलर मोशन किया, जिसमें हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आया सेंट्रीपिटल फोर्स का। उसके बाद हमने किया न्यूटन्स 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई चीज़ चलती रहेगी, इन ए स्टेट ऑफ मोशन रहेगी या इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगी, जब तक ना उसको एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो। एग्जांपल दी मैंने मार्स स्पेसशिप की। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ था, जिसमें वो कैलकुलेट करता है फोर्स कितनी लगती है ग्रेविटी को या फिर कोई किसी भी बॉडी को। उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ था, इक्वल टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा और इनर्शिया के बारे में पढ़ा, इनर्शिया के कौन सी फोर्स होती है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वी विल अपडेट आवर वीडियोज़ रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच। ये कुछ एग्जांपल हैं, रियल लाइफ एग्जांपल हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। ए फुटबॉल किक्ड इन ए गेम, ये भी प्रोजेक्टाइल है। ए कैनन फायर्ड, जो अभी हमने किया। ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन। ए डिस्क थ्रोन इन ए स्पोर्ट ऑफ डिस्क थ्रो। द फ्लाइट ऑफ ए गोल्फ बॉल। ए जेट ऑफ वाटर एस्केपिंग ए होज। मोटरसाइकिल एंड कार जंपिंग इन एक्सट्रीम स्पोर्ट। ये सारे प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करते हैं ऐसे, और यहाँ ऐसे। तो ये जो पाथ है, ये कर्विलिनियर पाथ है, ये प्रोजेक्टाइल पाथ है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।